मॉर्निंग एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, नरेशन में मैंने आपको टेंस संबंधी नियम और दूसरा पर्सन संबंधी नियम बताया था। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये निकटता सूचक शब्द क्या होते हैं, समय या स्थिति क्या होती है। इसका नियम होता है, पहला रूल इसका ये है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो समय या स्थिति या निकटता सूचक शब्द होते हैं उन्हें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अर्थात जो भी शब्द नज़दीकी प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम बदल देते हैं। तो इस नियम के अनुसार आप देखें, एगो मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स भी पहले होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा पहले और बिफोर मीन्स बहुत पहले होता है। तो एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, कम को गो में चेंज करेंगे, हियर को देयर में चेंज करेंगे, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, हेंस मीन्स होता है इसलिए इसको देंस में इसलिए में चेंज करेंगे, हाइदर मीन्स होता है यहाँ, टाइदर मीन्स होता है वहाँ, इसको टाइदर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, टुडे मीन्स होता है आज, दैट डे में चेंज करेंगे। देखिए टू मीन्स होता है आज और डे जुड़ जाएगा तो आज का दिन हो जाएगा, बस टू को चेंज कर देना आपको दैट में, बाकी सब कुछ में आप जोड़ दीजिए डे। टू नाइट, देखें टू हो गया, इसको दैट में चेंज किया, दैट नाइट मीन्स उस रात। एस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, इसको चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन, अथवा हम चेंज करेंगे द डे बिफोर मतलब एक दिन पहले अर्थात कल ही होता है। टुमारो को अर्थात आने वाला कल को हम परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे अगला दिन, और द फॉलोइंग डे मीन्स अगला दिन, दोनों चीज होता है। लास्ट आपका आएगा किसी भी शब्द के साथ, अर्थात जब लास्ट आए उसके बाद कोई भी नाउन हो, मंथ हो, ईयर हो, वीक हो, तो करना क्या है, हमको केवल लास्ट को चेंज कर देना है द प्रीवियस में, और सारे जितने वर्ड्स होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट वीक आया, नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट मंथ आया तो नेक्स्ट में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट को चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। डे बिफोर यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ परसों, परसों दो होता है, एक आने वाला परसों, एक बीता हुआ परसों। तो डे बिफोर यस्टरडे को हम चेंज करेंगे टू डेज बिफोर, अर्थात 2 दिन पहले यानी परसों ही होता है, बीता हुआ परसों। डे आफ्टर टुमारो अर्थात आने वाला जो परसों होता है उसको हम परिवर्तित करेंगे इन 2 डेज टाइम, अर्थात 2 दिन में जो आने वाला समय होगा उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा है, he said to them, I'll help you now। तो आप देखेंगे इसमें एक शब्द आया है वो नाउ, ये जो आपके निकटता सूचक शब्दों में कन्वर्ट करने का जो रूल था उसमें लिखा गया था। आप इसको देखेंगे, मैंने आपको बताया था सेड टू को टोल्ड में चेंज करते थे, जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ही टोल्ड देम, दैट कंजंक्शन लगाते हैं। अब आप प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो ही के साथ विल का वुड हो जाएगा। हेल्प, यू सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट देम है तो इसका भी ऑब्जेक्ट देम ही हो जाएगा। और आप देखेंगे नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, देन में, तो नाउ को हमने देन में चेंज कर दिया, तो इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड देम दैट ही वुड हेल्प देम देन, he told them that he would help them then। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन said to Ram, I cannot go with you till next Monday। तो जाएगा मोहन टोल्ड राम दैट, आई को फर्स्ट पर्सन है तो मोहन सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा नॉट, ही कुड नॉट गो विथ, अब यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा हिम, राम का क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। टिल द नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है तो नेक्स्ट को हमने बताया था फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, बाकी मंडे वगैरह सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन टोल्ड राम दैट ही कुड नॉट गो विद हिम टिल द फॉलोइंग मंडे। और एक चीज और आप ध्यान देंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी जैसे
इसमें कम को गो में चेंज कर देते हैं, तो क्या इसमें गो रहेगा तो उसको कम में चेंज कर देंगे। जैसे डायरेक्ट में दिया गो तो क्या उसे कम में चेंज कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो भी निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले प्रकट करने वाले शब्दों में प्रकट किया जाता है। जैसे इसमें दिया है एगो तो हमने बिफोर में चेंज कर दिया, तो क्या फिर बिफोर दिया रहेगा तो एगो में चेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम हमेशा ध्यान देंगे। और जो शेष शब्द हैं उनमें इसी तरीके से आप परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। और जो दूसरा नियम है समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों के बदलने संबंधित, वो ये है कि यदि दिस नाउ और हियर, दिस नाउ और हियर से ऐसी किसी वस्तु या संकेत या स्थान की तरफ यदि दिस हियर और नाउ से किसी ऐसे वस्तु या स्थान की तरफ संकेत किया जाए जो संकेत करते समय या बात करते समय वक्ता के सामने हो, तो इन शब्दों में अर्थात दिस में, नाउ में और हियर में कोई चेंज नहीं करते हैं। इतना ध्यान देंगे, केवल इन्हीं शब्दों में परिवर्तन नहीं करेंगे। और शेष जितने भी प्रोनाउन से संबंधित नियम है, टेंस से संबंधित नियम है, वो सारे बदलेंगे, लेकिन दिस, नाउ और हियर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब बात करते समय वक्ता के बिल्कुल सामने वह वस्तु हो या उसको संकेत किया जाए। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। He said to me, उसने मुझसे कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडायरेक्ट नरेशन में, ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस नियम का जो पहले मैंने बताया था उस नियम का ये अपवाद है। दिस का दिस ही रह गया, दैट में नहीं कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जब बात करेंगे कि यह मेरा ही घर था, पहले उसने कहा यह मेरा घर है, पर फिर उसको हम चेंज करेंगे तो यह मेरा घर था हो जाएगा। अब अगर यह मेरा घर था की जगह अगर दिस को दैट में चेंज करें, वह मेरा घर था, तो इसका मतलब कि बात करते समय वह चीज कर्ता के बिल्कुल सामने नहीं है बल्कि दूर हो जाएगी। जबकि इसमें ये कह रहा है कि यह मेरा घर है, अर्थात जब ये सामने हो तब की ऐसी कंडीशन है। अब वाक्य में देखने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामने है कि नहीं है। ये आपको वर्चुअल लाइफ में नहीं, आभासी जीवन में नहीं, बल्कि रियल लाइफ में जब आप इसको नरेशन में प्रयोग करेंगे तब ये समझ में आएगा कि कोई चीज वास्तव में जब सामने है, उसको हम बता रहे हैं, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वही चीज इसमें भी। द लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर, नेता ने कहा मैं यहाँ पर होना बहुत प्रसन्नचित्त एहसास कर रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे द लीडर सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हियर, उसे यहाँ होने में प्रसन्नता थी। तो इसको हमने या जो भी टेंस है उसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हियर में, दिस में, नाउ में कोई चेंज नहीं करते। इसके बाद हम जितने भी नियम पढ़े हैं उसका एक विशेष पढ़ते, एक नोट पढ़ते, विशेष परिवर्तन होता है। उसमें आपको बता दें, कभी कभी डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वोकेटिव केस में आते हैं। अब वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस वह केस होता है, ये यूं समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है, उसी व्यक्ति को या उसी नाउन को हम वोकेटिव केस कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन स्टैंड अप, मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन का नाम मैंने लिया तो मैंने मोहन को पुकारा, तो ये जो मोहन है ये वोकेटिव केस में होता है। तो ऐसे में यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वोकेटिव केस में आया हो, जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। अब आप देखेंगे यहाँ राजू को टीचर के द्वारा एड्रेस किया जा रहा, बुलाया जा रहा है, तो ये वोकेटिव केस है। तो इन्हीं वोकेटिव केस को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसी को ऑब्जेक्ट, क्योंकि कह रहा है इसी से और जिससे कहा जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। तो द टीचर टोल्ड राजू दैट, अब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा वुड। अब कितने लोग सोचेंगे सैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप देखेंगे ही के साथ विल लगाया जाता है, आई वी के साथ शैल लगाया जाता है, तो ही है तो ही के साथ विल, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड गिव। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिम अ बुक। तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड राजू दैट he would give him a book। इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसके पहले शुरू में मैंने बताया था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव भी बताया गया था। तो पहला आपका हो गया था असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद आपका आता है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम कुछ इस प्रकार से है, मैंने लिख दिया है, इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला रूल है, इंट्रोगेटिव तो आप समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, पहला यस और नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा WS टाइप क्वेश्चन। तो इनको बदलने के नियम ये इस प्रकार है। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। पहला नियम कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका होता है, सेड टू या सेड, चाहे जिस रूप में आए, उसको चाहे आस्क्ड में बदलें या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलें। दूसरा रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग नहीं होता है। जो आप कंजंक्शन दैट लगाते हुए कंजंक्शन कनेक्टिव इसको कहा जाता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा रूल, इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। अर्थात जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसे हम साधारण वाक्य में बदल देंगे, और जब साधारण वाक्य बन जाएगा तो क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके हम वाक्य में फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके बाद आपका अगला रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, टेंस तथा अन्य शब्दों को पूर्ववत बदलते हैं। मतलब जो आपके प्रोनाउंस होते हैं और जो टेंस होते हैं, निकटता सूचक शब्दों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन पहले जो नियम होते थे असर्टिव सेंटेंस में, उसी की तरह हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पहले की तरह सब कुछ, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पहले की तरह होगा। रूल नंबर 5 है आपका है, और आपको यहीं से सीरियसली समझना है। यदि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य HV मतलब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, यदि डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देंगे, यदि जो भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हो और वह सहायक क्रिया से आरंभ हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज आप ध्यान देंगे, इफ माने यहाँ पर यदि नहीं होगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है और बीच में लग रहा है। अब जब ये कंजंक्शन के ही रूप में होता और शुरू में लगता है तब उसके माने यदि होता है, लेकिन ये यदि बीच में लगता है तो इसके मीन्स हो जाएगा कि क्या, एक ही साथ रहेगा, बीच में कॉमा नहीं रहेगा कि क्या। वेदर मीन्स भी वही चीज होता है। तो आप यहाँ ये चीज ध्यान देंगे, इफ मीन्स यदि नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक वाक्य दिया, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, उसने मुझसे पूछा या उससे पूछा कि क्या आप जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, पहले इसको आप ध्यान देंगे कि क्या ये सहायक क्रिया से आरंभ है। तो आप देखेंगे आर जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रूल में आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो हो जाएगा, सॉरी ये मैंने आपको कन्वर्ट करके लिखा है, आप देखेंगे सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका लगेगा ही, आई आस्क्ड हिम। अब इसके बाद आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है, तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लगा सकते हैं, तो हमने इफ लगाया। बाकी जितने भी मैं सारे चीज परिवर्तन करने वो पहले के नियम के अनुसार चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा ही, और टेंस ये हो जाएगा। अभी आपको एक चीज और बता दें कि मैंने बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव सेंटेंस की तरह बदल देते हैं। तो आर यू गोइंग है, इसको हम असर्टिव में बदलने के लिए पहले सब्जेक्ट रखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यू आर गोइंग हो जाएगा, तो यू का सब्जेक्ट, यू जो है हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। और अब यहाँ आप देखेंगे यू के बाद आर था, तो आर को हम देखेंगे तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, और गोइंग का गोइंग होता है, और क्वेश्चन मार्क को हटा के हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। तो इसका अर्थ भी आप देखेंगे, इसका अर्थ ये होगा कि मैंने उससे पूछा कि क्या वह जा रहा है, सॉरी क्या वह जा रहा था, मैंने उससे पूछा कि क्या वह जा रहा था। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने लिखा सीता सेड टू हरी हैड नॉट कंप्लीटेड दिस, ये आपका डायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा सीता, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को
आस्क्ड में हमने बदल दिया, सीता आस्क्ड हरी। अब आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब से या हैड से आरंभ है, तो इसमें हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर भी लगा सकते हैं, इफ। अब ये वाक्य आप साधारण में बना देंगे। हैड यू नॉट है तो इसको यू को पहले कर देंगे, क्योंकि साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता फिर हेल्पिंग वर्ब होते, तो यू हैड नॉट हो जाएगा। तो यू आपका सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग, तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब इसको लिखेंगे हैड नॉट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। कंप्लीटेड दैट, जिसका हो जाएगा दैट, और क्वेश्चन मार्क उठा के फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसका अर्थ निकालेंगे। सीता ने हरि से पूछा कि क्या उसने वह चीज पूरा नहीं किया था। तो आप यहां देखेंगे इसमें होता कि क्या, ना कि यदि। दूसरा एग्जांपल, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। अब इसको आप देखेंगे हो जाएगा फादर आस्क्ड मी, इसको भी इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अब आप देखेंगे यू डू यू नॉट है, इसको हम साधारण बनाएंगे, यू डू नॉट हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई। इफ आई, डू किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो जाएगा आई डिड नॉट ओबे मी, फर्स्ट पर्सन, तो फादर के अनुसार इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच।